हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हर्ष सर। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये एक नोट्स के तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप इस ये जो मैंने नोट्स बनाया, आप इन्हीं नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा और ये वीडियो देखते रहिएगा, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करेंगे आप अपने 10th क्लास में, बोर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज्यादा देर नहीं करते हुए। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, देखिए डेफिनेशन क्या है रिसोर्सेज की और डेवलपमेंट की। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर एक वो चीज एनवायरमेंट में जो मौजूद है और हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है, वो सारे के सारे क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे। बस इसमें एक ट्विस्ट है कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, जैसे कोल की हमने खोज कर ली, कोल जो है वो हमें पता लग गया, अब हमें उसे निकालना है तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का तो हमें यूज करना पड़ेगा, तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, वो जो सोसाइटी है उसे अपनाना भी चाहिए उस कोल को, जैसे है तो जैसे सब सोसाइटी ने अपना लिया तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो गया। तीसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल होगा। अब उनसे हमें इतना इकोनॉमिकली फीजिबल रखना है कि ताकि सारे लोगों तक वो पहुंच सके। अगर ये कोई भी 3 क्राइटेरिया फॉलो कर लेता है रिसोर्सेज, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिसोर्सेज बोला जाता है। तो चलिए अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हम किस हिसाब से करते हैं कि देखिएगा, ओरिजिन के हिसाब से करेंगे हम, फिर उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहला जो है, अब हम वो जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओरिजिन के हिसाब से। देखिए ओरिजिन के हिसाब से 2 रिसोर्सेज में हमने क्लासिफाई करा है। एक बायोटिक, बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी है या थिंग्स है उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारा आपका ह्यूमंस हो गए, हम एनिमल्स हो गए, ट्रीज वगैरह हो गए, ये सब किस में हो गए, बायोटिक में हो गए। दूसरा जो है वो है अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि आपका वाटर हो गया, उसके बाद एयर हो गया, सनलाइट होगी, मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। सेकंड, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हम इस डिफाइन करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा से शॉर्ट टाइम में ही रिन्यू हो जाते हैं। एग्जांपल के तरीके से जैसे विंड हो गया, विंड से हम विंड एनर्जी बनाते हैं, वो वाला। सनलाइट से सोलर एनर्जी जैसे बनती है तो ये होगी। जैसे कि सन सोलर एग्जांपल देता हूं मैं, अभी धूप निकली, वो धूप जो है उसे चार्ज हो गया, सोलर पैनल चार्ज हुए, उसके बाद रात हुई, वो बैटरी में स्टोर हो गया, अगले दिन फिर से जब सूरज निकलेगा तो फिर से रिचार्ज होता रहेगा। इसीलिए इसे क्या क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, यानी कि शॉर्ट टाइम में ही रिन्यू होते रहते हैं। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल याद रखिएगा कि ये रिन्यू तो होते हैं पर इसे बहुत समय लग जाता है, मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसे लॉन्ग पीरियड होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। अगर एक बार गए तो इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे दोबारा बनने में। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम फॉसिल फ्यूल से बने हुए, जैसे हम कोल की बात करें, अगर एक बार कोल खत्म हो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उसे बनने में। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम के पदार्थ हो गए, नेचुरल गैस वगैरह होगी, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ओनरशिप के हिसाब से भी डिफाइन कर रखा है रिसोर्सेज को। पहला जो है वो है इंडिविजुअल, जैसे कि प्राइवेट इंडिविजुअल की जो भी प्रॉपर्टी होती है, ऑन जो करता है, उसे क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल। जैसे आपका कार हो गया, हाउस वगैरह हो गया, सब किसमें हो गया, इंडिविजुअल में। कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज जो कम्युनिटी ऑन करती है और सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं, मेंबर्स के लिए। जैसे आप कोई भी पब्लिक पार्क देखेंगे, वो एक्सेसिबल होता है हर एक व्यक्ति के लिए। कम्युनिटी हॉल होता है, वो पॉन्ड्स जो होता है वो पब्लिक वेल्स वगैरह हो गए। उसके बाद आते हैं थर्ड जो हमें नेशनल, वो सारे रिसोर्सेज जो एक नेशन में पाए जाते हैं और इसे वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे रेलवेज हो गई है, ये एग्जांपल है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि इंटरनेशनली ऑन करते हैं, मतलब इसमें कोई एक कंट्री ऑन नहीं करती है, ये एक एग्रीमेंट के तरीके से होता है। अगर कहीं पे हमें रिसोर्सेज मिले इंटरनेशनल उस टेरिटरी में, तो वहां पे एक परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कि कौन कौन से रिसोर्सेज है। देखिएगा, जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज है, वो सारे रिसोर्सेज जो है हमारे रीजन में अवेलेबल है, पर अभी उसे हम करंटली यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे। इसलिए जैसे इसका एग्जांपल लद्दाख में यूरेनियम मिलता है, वो अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं उसे इस ढंग तरीके से, या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी या फिर वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्ट है उसकी, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डेवलप रिसोर्सेज होता है। डेवलप स्टॉक और रिसोर्सेज जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो अभी के टाइम में हमें उसकी क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, और अभी के टाइम में हम यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में कोल जो हो गया और पेट्रोल हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, डेवलप्ड स्टॉक का। उसके बाद आते हैं हम थर्ड है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है पर अभी हम यूज नहीं कर रहे, इन फ्यूचर में हम उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसे क्या बोलते हैं हम, रिजर्व बोलते हैं, रिसोर्सेज। उसके बाद हम आ जाते हैं अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के टॉपिक है, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिएगा, ये जो रिसोर्सेज है ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेचर के द्वारा दिए गए फ्री गिफ्ट है ह्यूमंस को। पर क्या होता है, इससे कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगी है। जैसे कि हम इसे अत्यधिक यूज कर रहे हैं। जब हम अत्यधिक यूज करेंगे तो सबसे पहले रिसोर्सेज जो है वो खत्म होने की कगार पे हो जाएंगे, डिप्लेशन स्टार्ट हो जाएगा, उनका पतन। उसके बाद हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो रिसोर्सेज है वो रहेंगे तो सोसाइटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, रिच और पुअर में। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा अत्यधिक यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं।
उसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इससे हमारे सोसाइटी में और ग्लोबल पीस जो है वो बना रहेगा। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पीस चाहिए तो हमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन डाल लेते हैं। डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट आज को देखते हुए, आज जो हम यूज कर रहे हैं जो भी रिसोर्सेज, तो उतना ही यूज करें जितना हमें जरूरत है, और आने वाली जो जनरेशन है इन फ्यूचर उनके लिए भी हमें बचा के रखना है। यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को देखते हुए, उसको ख्याल रखते हुए किया जाए, और आज जितनी नीड है उतना ही यूज किया जाए, और इन फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बचा के रखा जाए। इसे ही क्या बोलेंगे हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। चलिएगा देखिएगा, एक जान लेते हैं। रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राजील में, वहां पे 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। जून 1992 में एक समिट हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा देश के जो लीडर्स थे वो आए थे। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक पड़ता है, वहां पे मिले। इसी को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी बोलते हैं। उन्होंने कन्वर्ट किया कि अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। उन्होंने अर्जेंट प्रॉब्लम के बारे में बताया कि हमारे जो एनवायरमेंट में है अर्जेंट प्रॉब्लम जो उसे करना है सही, जैसे कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है, उसके बाद सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, पर हमें एनवायरमेंट को देखते हुए ये डेवलपमेंट करना है। वहां पे जो लीडर्स थे उन्होंने साइन करा एक डिक्लेरेशन। वो जो डिक्लेरेशन था उसका नाम था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और उसमें बोला गया था कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, और एजेंडा 21 को अपनाया जाएगा। अब हम चलिए बात करते हैं एजेंडा 21 की कि एजेंडा 21 जो है वो क्या है। देखिएगा, ये जून 1992 में साइन करा गया था। ये जहां जो साइन करा गया था वो कहां पे करा गया था? यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यानी यूएनसीईडी में ये साइन करा गया था। इसका एम क्या है? इसका एम है कि हमें रिमूव पॉवर्टी जो है, यानी गरीबी जो है, उसे हमें खत्म करना है। उसके बाद जो डिजीज है उसे हमें मिलकर के खत्म करना है। एनवायरमेंटल जो डैमेज है ग्लोबल, उसे हमें कॉपरेशन करना है कि कम से कम उसको डैमेज पहुंचे। और लोकल गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना लोकल एजेंडा 21 को कर सके। देखिए, एजेंडा 21 इसलिए नाम दिया गया था कि 21st सेंचुरी में हमें ये सारे गोल्स को पूरा करना है, इसलिए इसे क्या बोला गया था? एजेंडा 21 बोला गया था। अब आ जाते हैं रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है। देखिए, डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज, बहुत सारी जगह जो है डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज। कहीं तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है अच्छी मात्रा में, और किसी जगह पे रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा कम है। इन सब का कारण है, अभी जानते हैं क्या है। सम रीजन रिच इन रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अदर। देखिए, जैसे बता रहा है कि कुछ रिसोर्सेज जो रीजन है वो रिसोर्सेज से रिच हैं, पर कहीं कहीं पे रिसोर्सेज हैं भी नहीं। सम रीजन सेल्फ सफिशिएंट इन रिसोर्सेज, सम रीजन एक्यूट शॉर्टेज। कुछ रीजन तो ऐसे हैं जिनके पास भरपूर मात्रा में है रिसोर्सेज, कोई जगह ऐसी है, और कुछ स्टेट्स या कुछ जगह ऐसे है जहां पे इन सबकी एक्यूट शॉर्टेज है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोल जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। अभी जैसे हम जान लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहां पे वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, पर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में सोलार है, विंड वहां पे बहुत अच्छी है, पर वहां पे पानी नहीं है। और उसके बाद लद्दाख जो है रिच कल्चरल हेरिटेज है, वहां पे वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और वहां पे ऐसे इतने मिनरल्स भी नहीं मिलते हैं। तो हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग ऐसे करनी है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में वाटर अवेलेबल है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी पहुंचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुंचना चाहिए। जैसे राजस्थान में वाटर नहीं है तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें इस तरीके से करना है प्लानिंग कि जो वाटर है वो राजस्थान तक पहुंच सके, और जैसे लद्दाख में जो जो जगह जिस जिस चीज की कमी है वहां तक लद्दाख तक पहुंच सके। तो इसे ही क्या कहते हैं? रिसोर्स की प्लानिंग करना, कि ऐसी प्लानिंग करी जाए कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक स्टेट तक, हर एक लोगों तक ये रिसोर्सेज जो है वो एक्सेसिबल हो, यानी कि लोग उसे एक्सेस कर पाएं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? देखिएगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी इन्वेंट्री है। एग्जांपल के तरीके से हमें पता लगा कि एक ये लैंड है, इस लैंड पे हमें एक जगह है, ये इस लैंड पे हमें कुछ मिला है, रिसोर्सेज मिले हैं। तो पहले तो हम उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये कहां पे मिला है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि उसकी प्लानिंग करेंगे कि ठीक है, ये रिसोर्सेज मिला है तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब यूज करेंगे, हम क्या स्किल्स का यूज करना पड़ेगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा तब। और तो थर्ड आएगा, उसका आएगा नेशनल डेवलपमेंट फॉर होल नेशन। अब ये रिसोर्सेज जो है हर एक लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो इसे ही रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। फिर से हम जानते हैं, पहला हम किसी भी जगह की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वहां पे रिसोर्सेज है या नहीं है। अगर हमें पता लगा कि रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं, तो अब हम उसे क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसी? कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, हमें कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा। अगर हमने ये सब कर लिया तो उसके बाद थर्ड आता है कि हमें हर एक जगह तक पहुंचाना है। जैसे अभी हमने बात करी थी अरुणाचल प्रदेश की, कि वहां पे वाटर तो बहुत ज्यादा है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एग्जाम्पल के तरीके के, ये एक जगह है और यहाँ पे एक स्टील प्लांट खुल जाता है। स्टील प्लांट जब खुलता है तो अब ये जिम्मेदारी बनती है नेशन की कि ये स्टील जो बना है तो ये अरुणाचल प्रदेश तक भी पहुंचे, ताकि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो सके और अच्छा हो सके।
ये हमने जो रिसोर्स प्लानिंग का जो अचीव था गोल, हमने वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अचीव करा है, स्टार्टिंग करी है वहां से अचीव करना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। देखिएगा किसी भी रीजन का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कितना होगा, वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि वहां पे रिसोर्सेज किस तरीके से अवेलेबल हैं। मैनी रीजन इन इंडिया रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हमारे इंडिया में कुछ जगह तो ऐसी है जहां पे रिसोर्सेज तो बहुत भरपूर मात्रा में है पर वो इकोनॉमिकली वीक हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे झारखंड में जो है रिसोर्सेज बहुत सारे हैं पर वो इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड है, वहां पे पैसा इतना नहीं है। रिसोर्सेज है पर वहां पे वो अभी भी क्षेत्र जो है वो किससे इकोनॉमिकली क्या है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। एग्जांपल लेंगे जैसे हम मुंबई महाराष्ट्र का, वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम है पर वो इकोनॉमिकली रिच है। ऐसे ही गुजरात है, गुजरात में भी रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही कम मात्रा में है पर वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रिच है। यही जो रिसोर्सेज थे ये ब्रिटिश जो फॉरेनर्स इन्वेडर्स थे जो हमारे इंडिया को इन्वेड करा था उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स जो आए थे वो भी रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल थे तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज किया, इनडिस्क्रिमिनेट कहूंगा मैं तो यूज किया था उन्होंने। अब आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को बचाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कंजर्वेशन में कैसे करेंगे, हम रीयूज, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रीयूज करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज जो है हम जितना रीयूज हम उसे कर सके हम उसे रीयूज करना चाहेंगे। उसका मिसयूज करना हम अवॉइड करेंगे कि हम उसे मिसयूज ना करें, ओवर यूज ना करें और उसकी वेस्टेज कम से कम करें। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, वाटर का एग्जांपल देता हूं। वाटर जो है उसे हमें इतना यूज करें, हम उसे इस तरीके से यूज करें कि हम बार बार उसे रीयूज कर सकते हैं, हमें उसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 1 लीटर पानी का काम है तो 1 लीटर पानी ही भरिएगा, उसे ऐसा नहीं है कि टंकी को खुला छोड़ दिया ताकि पानी वेस्ट आए। जैसे टैप से पानी जो लीकेज होता है उसे हमें रोकना चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज जो है उसे हम बचा सकें। वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम यूज करना चाहिए ताकि जो वाटर है वो बचा जा सके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा कि गांधी जी ने क्या बोला था। गांधी जी ने बोला था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। गांधी जी ने बोला था कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे रिसोर्सेज इतनी भरपूर मात्रा में है कि हर एक की जरूरत को पूरा कर देंगे, पर जो लालची हैं उनकी जरूरतों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये डेफिनेटली बात है, लालच को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, पर हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज तो इतने अवेलेबल हैं कि हर एक की जरूरत को पूरा कर देंगे, पर लालच, जो लालची लोग हैं उनकी लालच को पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था, बोला था उन्होंने। गांधी जी जो थे वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, वो किसके हित में थे, प्रोडक्शन बाय मासेज। याद रखेगा, एक पॉइंट मतलब आपके बोर्ड के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि गांधी जी मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे और किसके साथ थे, प्रोडक्शन बाय मास। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, देखिएगा मास प्रोडक्शन, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है रेड कलर से मैं इधर कर रहा हूं, ये मास प्रोडक्शन। यानी कि मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज किया जाता है, लेबर का कम से कम यूज किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन बोला जाता है। तो गांधी जी मास प्रोडक्शन के तो खिलाफ थे, पर वो किसके पक्ष में थे, प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी कि उस काम को करने में लोगों की मैन पावर ज्यादा लगे, यानी लोग ज्यादा लगे, वो उसके पक्ष में थे। वो यानी कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इस पक्ष में थे कि ये जो ऑटोमेशन वाली जो चीजें हैं इसके खिलाफ थे वो, और जो ह्यूमन के द्वारा करा जाए काम उसके साथ थे। क्या, ताकि वो ह्यूमन, ये प्रोडक्शन बाय मासेस के साथ वो इसलिए थे क्योंकि इससे लोगों को, बहुत सारे जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, वो इसीलिए इनके साथ थे गांधी जी। अब आ जाते हैं हम उसके बाद यहां पे आ जाते हैं फर्स्ट टाइम इन 1968 में सबसे पहली बार क्लब ऑफ रोम जो है उसने एक एडवोकेट किया रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले एडवोकेट किसने किया, क्लब ऑफ रोम ने। उसके बाद शुमाकर एक 1974 में व्यक्ति थे, उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को प्रेजेंट किया अपनी एक बुक में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल उनका नाम, बुक का नाम था। उसमें गांधीयन फिलॉसफी यानी जो देयर इज इनफ और मास प्रोडक्शन जो गांधी जी ने बोला था उनको कहीं ना कहीं उसने प्रेजेंट किया अपनी बुक में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। उसके बाद ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट जो 1987 में आई थी, उसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट को लाया गया था, और इसे एक बुक थी उसमें पब्लिश किया गया, उस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो याद रखिएगा ये। और उसके बाद 1992 में एक अर्थ समिट हुआ जिसमें जो कहां पे हुआ था, रियो डे जेनेरियो में हुआ था। ये जगह कहां पे है, ब्राजील में है। अब उसके बाद आते हैं हम लैंड रिसोर्सेज। लैंड जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। हम यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करा करते हैं, हम इसे बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया करते हैं। जैसे कि हम घर जो है बनाने के लिए लैंड का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये याद रखिएगा, अभी मैं आपको एक इमेज के तरीके से बताऊंगा। 43% लैंड, 30% माउंटेन और उसके बाद 27% प्लेट्यू। ये सब है क्या, देखिएगा। अगर इंडिया में 100% लैंड है तो उसमें से 43% वो किसके लिए है, प्लेन्स के लिए है, 30% किसके लिए है, माउंटेन्स के लिए है, 27% किसके लिए है, प्लेट्यूज के लिए है। अब आप इस इमेज के तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
देखिएगा इंडिया का 100 जो परसेंट एरिया है उसमें से 43% पे क्या है, प्लेन्स एरिया लाई करता है। उसके बाद 30% पे क्या है, माउंटेन्स हैं, और 27% एरिया किससे कवर्ड है, प्लेट्यूज से कवर्ड है। तो ये इंडिया का 100% जो लैंड का है वो लैंड है, उस पे इतना इतना कवर है। 43% पे क्या है, प्लेन्स है, 30% पे माउंटेन और 27% पे प्लेट्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऐसी वीडियो में और बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये और लोगों तक और बच्चों तक पहुंच सके जानकारी। अब देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। पहला है फॉरेस्ट के लिए हम यूज करते हैं लैंड को। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें कौन कौन सी है, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। उसके बाद आते हैं लैंड नॉट एग्रीकल्चर यूज, जैसे रोड्स फैक्ट्रीज वगैरह में है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड और मिसलेनियस लैंड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, अब समझिएगा कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल मानिएगा ये आपका एक खेत है, ठीक है, और आपने इसमें पिछले 5 साल से ज्यादा तक कोई भी कल्टीवेट नहीं किया, यानी कोई भी खेती नहीं करी है, तो ऐसे लैंड को हम क्या बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे। यानी कि 5 साल आपकी एक जमीन है, उस पे आपने 5 साल से ज्यादा हो गया है और खेती नहीं करी है, तो उसे हम किस में काउंट करेंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड में काउंट करेंगे। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो को और दोबारा देखिएगा और डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं हम फैलो लैंड में। फैलो लैंड जो है याद रखिएगा, करंट फैलो लैंड किसे कहेंगे और अदर देन करंट फैलो लैंड किसे कहेंगे। देखिएगा फिर से हम उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मानिएगा ये आपकी एक लैंड है, ठीक है, खेती की जमीन है। आपने इसमें 1 साल तक कुछ भी नहीं किया, यानी 1 साल और उसके अंदर अंदर में कोई भी खेती नहीं करी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, करंट फैलो लैंड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वो लैंड जिसमें आपने पूरे 1 साल के अंदर अंदर किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं करी है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, करंट फैलो लैंड बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम अदर देन करंट फैलो लैंड के बारे में जब जानते हैं। देखिएगा अदर देन करंट फैलो लैंड का भी बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है, समझेंगे हम। ये आपका एक जमीन है, यानी खेत है, लैंड है, उस पे आपने 1 साल से लेके 5 साल के बीच में कोई भी खेती नहीं करी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो लैंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो लैंड। 1 से 5 साल के बीच में इसमें किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो लैंड। अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिएगा नेट सोन एरिया के बारे में हम बात करेंगे कि नेट सोन एरिया क्या होता है। पहले अभी हम क्या है, यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन जान लेते हैं। शायद आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा डेफिनेशन इमेज की वजह से, पर मैं आपको बोल रहा हूं और आप सुनिएगा। नेट सोन एरिया की डेफिनेशन इज द एक्चुअल फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड कल्टिवेटेड विथ क्रॉप एट लीस्ट वंस इन अ ईयर काउंटेड ओनली वंस। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसे समझते हैं इजी वे में। मानिएगा आपकी ये एक लैंड है, हमारे यहाँ पे 3 सीजन होते हैं, ठीक है, क्रॉप के। जैसे पहला खरीफ हो गया, फिर रबी हो गया, राबी जिसे बोलते हैं, और उसके बाद हो गया जैद। ठीक है, खरीफ, राबी और जैद। अब मानिएगा आपने, ये आपकी लैंड है, यानी कि अब हम इसे मानते हैं 1 हेक्टेयर ये आपकी लैंड है। आपने 1 हेक्टेयर में 1 साल के अंदर अंदर कोई भी एक खेती करी हो, या तो खरीफ की उस पे फसल उगाई हो, या रबी की फसल उगाई हो, या फिर जैद की फसल उगाई हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे हम, नेट सोन एरिया। अब देखिएगा बहुत अच्छे से एग्जांपल समझिएगा। आपका ये 1 हेक्टेयर का पूरा लैंड है, ठीक है, आपने मान के चलिएगा कि पूरे 1 हेक्टेयर पे कोई भी खरीफ की क्रॉप लगा दी, ठीक है, तो आपका नेट सोन एरिया कितना हो गया, 1 हेक्टेयर। ऐसे ही बस एक फसल, कोई भी एक फसल, या तो आपने खरीफ की फसल उगाई हो पूरे इस लैंड पे 1 हेक्टेयर पे, तो इसे नेट सोन एरिया कहेंगे, या फिर आपने रबी की जो फसल है वो उगाई हो तो भी इसे 1 हेक्टेयर लैंड में, या फिर जैद की है तब भी। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि ये क्या आता है, नेट सोन एरिया। अब आ जाते हैं हम नेट सोन एरिया के बाद जो होता है, जो हमारा टॉपिक जो है नेट सोन एरिया के बाद ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। अब हम जानते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे कहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैं आशा करता हूं कि आपको नेट सोन एरिया जो है वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब हम जानते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया के बारे में। देखिएगा फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये आपकी एक लैंड है, ठीक है, यानी कि मानिएगा 10 हेक्टेयर की आपकी एक लैंड हो गई। अब 3 सीजन हमने पहले ही जाने थे, कौन कौन से होते हैं, खरीफ, उसके बाद आगे हम रबी, और उसके बाद हम आ जाते हैं जैद पे। ये 3 सीजन हो गए। मान के चलिएगा आप कि आपके यहाँ पे खरीफ जो सीजन है, आपने इस 10 के हेक्टेयर पे खरीफ भी आपने क्रॉप उगाई, रबी भी क्रॉप उगाई और जैद भी उगाई। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो क्या है,
मानिएगा आपने इस पे खरीफ की जो फसल है वो पूरे 10 के 10 हेक्टेयर पे उगाई, ठीक है। रबी की फसल 5 हेक्टेयर पे उगाई आपने, मान लिया ये 5 हेक्टेयर पे, और उसके बाद जैद की जो है वो 3 हेक्टेयर पे उगाई। तो आपका टोटल कितने हो गया, आपका टोटल हो गया आपका 18 हेक्टेयर। तो बस यही 18 हेक्टेयर क्या हो गया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। यानी कि आपने तीनों फसलें उगाई हैं, ये दो भी हो सकती हैं, खरीफ रबी की आपने उगाई तो भी उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपने जैद और रबी की उगाई तब भी कैलकुलेट कर लीजिएगा उसे। तो ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लैंड यूज पैटर्न इंडिया। इंडिया में हमारे लैंड यूज पैटर्न किस किस तरीके से हैं, ये डिपेंड करता है वहां की टोपोग्राफी कैसी है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वहां पे कल्चर किस तरीके से, तभी हम किसी भी हमारे इंडिया में जो लैंड पैटर्न है वो डिटरमाइन करता है। हमारा इंडिया का जो टोटल लैंड का एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 93% का अवेलेबल है। अब आप बात करेंगे कि 7% का अवेलेबल क्यों नहीं है, तो जो 7% जो है वो पीओके या फिर चाइना ने कब्जा रखा है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उन्होंने कब्जा रखा है, या फिर चाइना ने कब्जा रखा है। तो इसीलिए हमारे पास किसका डेटा है, 93% का डेटा है। 7% इंडिया की जो डेटा है जोग्राफिकली वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी कंट्री के द्वारा कब्जाया गया है, जैसे पीओके और चाइना। उसके बाद लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर डिक्रीज अदर देन करंट फैलो लैंड, पुअर क्वालिटी और हाई कॉस्ट कल्टीवेशन, जो इसकी कॉस्ट है वो बढ़ती है। अब देखिएगा नेट सोन जो एरिया हमने बताया था वो डिपेंड करता है एरिया के वाइज, मतलब स्टेट टू स्टेट। जैसे 80% पंजाब और हरियाणा में 80% नेट सोन एरिया है, यानी कि वो 80% वहां के लोग जो है वो कहीं कम से कम साल भर में एक फसल तो उगाते ही उगाते हैं। पर अगर हम वही बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार की, तो ये 10% है। यानी कि हर 100 में से सिर्फ 10% लोग ही है जो कहीं ना कहीं साल भर में एक फसल की खेती करते हैं, या तो रबी, खरीफ या ज़ैद किसी भी की करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा ये चीज, ठीक है। हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लागू हुई थी, उसके हिसाब से 33% एरिया किससे कवर्ड होना चाहिए, फॉरेस्ट से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में लागू हुई थी, वो ये बोलती है कि जितना भी हमारे पास लैंड का एरिया है उसका 33% किससे कवर्ड होगा, फॉरेस्ट से कवर होगा। पर दुर्भाग्यवश अभी तक हम इसे अचीव नहीं कर पाए हैं। 1952 से लेकर 2026 आ चुका है, पर हमारा इंडिया अभी भी 23% फॉरेस्ट से कवर नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड का डिग्रेडेशन क्यों होता है और उसको कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। देखिएगा 95% जो हमारी बेसिक नीड होती है लैंड से पूरी होती है। जैसे हम फूड, हम खाना खाते हैं वो लैंड से हमें मिलता है, जिस जगह हम रहते हैं, क्लोथिंग, ये सारी की सारी जो हमारी 95% जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो 95% कहां से पूरी होती है, लैंड से ही पूरी होती है। अब याद रखिएगा कि ह्यूमन एक्टिविटी, हम प्यारे लोग जो हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट को और अपने लैंड को डैमेज कर रहे हैं। किस हिसाब से, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम पेड़ को अत्यधिक काट रहे हैं। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, यानी कि हम अपने कैटल्स को बहुत ज्यादा चरा देते हैं। उसके बाद माइनिंग की एक्टिविटी, हमने माइनिंग करी, माइनिंग करने के बाद बहुत सारे पेड़ कटे, और पेड़ कटने के बाद हमने जब माइनिंग खत्म होती है तो हम उस साइट को ऐसे ही अबेंडन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि माइनिंग की एक्टिविटी से लैंड का डिग्रेडेशन कहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिएगा माइनिंग की एक्टिविटी में क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया को क्लीन अप करना पड़ता है। तो जब हम फॉरेस्ट एरिया में से ट्री को कट कर डाउन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ये देखने को आपको जनरली झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलेगा। माइनिंग की वजह से वहां पे हमारा लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत दुखद की बात है हमारे लिए। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग की वजह से, यानी कि अत्यधिक चरा देने से अपने गाय भैंसों कैटल को, वो एरिया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ऐसे रीजन है जो जहां पे कैटल्स जो है वो बहुत ज्यादा चरते हैं, तो लैंड की वहां पे डिग्रेडेशन खत्म हो रही है। ओवर इरिगेशन की वजह से, ओवर इरिगेशन यानी अत्यधिक पानी दे देना खेतों में, ये सारी समस्या पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। अब क्या होता है, पानी जब एक जगह ऐसे जमा हो जाएगा, जब ये पूरा जमा होता रह जाएगा तो यहाँ पे सैलिनिटी यानी कि सैलाइन वाटर क्या हो जाएगा, सैलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी सैलिनिटी बढ़ती चली जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बहुत अपने हमारे लैंड को डिग्रेडेशन होने में बहुत अच्छा काम करती हैं। सपोज जो आपका सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री से क्या होता है, डस्ट उड़ता है। जब डस्ट उड़ता है तो वो यहाँ पे लैंड पे आके सेटल हो जाता है। अब ये जो डस्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि जो पानी जो है वो जमीन तक पहुंच नहीं पाता है। कभी भी आप देखिएगा कि केमिकल्स इतने होते हैं कि पानी इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्टर नहीं हो पाता है। इसी वजह से हमारा लैंड जो है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है। हमें इन सारी समस्याओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं, वरना फिर ये लैंड डिग्रेडेशन ऐसे ही चलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा यहाँ पे जीवित रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लैंड ही नहीं सही से बचेगी, उपजाऊ वगैरह होगी नहीं, तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे।
अब आ जाते हैं क्या, अब जब हमने ह्यूमन ने जब इसको करा है, इस प्रॉब्लम को क्रिएट हो रही है ह्यूमन की वजह से, तो ह्यूमन ही इसका सॉल्यूशन भी है। जैसे एफोरेस्टेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर, मतलब एक ऐसी जनरली बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जब भी बर्थडे आए, आप जितने साल के हो उतने पेड़ लगाइएगा, इससे एफोरेस्टेशन में फर्क पड़ेगा। ग्रेजिंग जो सिस्टम है उसे हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें अत्यधिक अपनी कैटल्स को नहीं चराना चाहिए। माइनिंग की एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहिए, जब माइनिंग करने के बाद वो साइट ऐसी कंपनीज वगैरह छोड़ के चली जाती हैं तो भी हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से। शेल्टर बेल्ट प्लांट करना चाहिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे शेल्टर बेल्ट के बारे में। वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से वेस्ट जो है वो लैंड जो है वो उसकी तरीके से किस तरीके से यूज करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसे प्रॉपर डिस्पोजेबल होना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए। इंडस्ट्रीज का ये होगा काम कि जितना भी उनका वेस्ट निकलेगा उसे बहुत अच्छे से वो करें, सही से तरीके से करें। अब हम आ जाते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एक रिसोर्स है। ये सॉइल की डेफिनेशन है। सॉइल इज अ थिन क्रूशियल लेयर ऑफ अर्थ सरफेस कंपोज्ड ऑफ वेदरिंग रॉक, मिनरल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ठीक है, अभी हम अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। सपोज करिएगा ये रॉक है, ठीक है। ये रॉक क्या होता है कि कहीं से थोड़ा सा गैप रह जाता है इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बारिश है, बारिश का पानी जो है वो इसमें आ जाता है। आने के बाद वो इसमें जमा होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो पानी है ये अपनी फोर्स से इन दोनों पत्थरों को तोड़ देता है, ये इस तरीके से हो जाते हैं। अब इसमें से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। यही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या बना देते हैं, सैंड बना देते हैं। ठीक है, यानी सॉइल बना देते हैं। अब ये तो था पहला मेथड। अब आ जाते हैं हम दूसरे तरीके से कि दूसरा तरीका क्या है। देखिएगा क्या होता है कि ये हमारा रॉक है। रॉक क्या होता है कि सन की हीट पड़ती है, जैसे पूरी दोपहर में सन की हीट पड़ी, रात को ठंडा हो गया, बस इन्हीं दोनों के कारण से, यानी गर्म और ठंडे होने के कारण से रॉक में क्या हो जाते हैं, क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये क्रैक पड़ने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो ये आपस में कुछ समय बाद ये क्या होता है, टूट जाते हैं, एक इधर और एक इधर चला जाता है। तो ये भी है, और भी कारण है इसका, मूसेस और लीचेन जो है वो भी कारण है। वो रॉक होते हैं, रॉक पे मूसेस और लीचेन जो है वो ऐसे ऐसे अपना घर सा बना लेते हैं, वो आ जाते हैं, तो उनकी जड़ें जो है वो धीरे धीरे यहां तक पहुंच जाती है, थोड़ा अंदर तक पहुंचने लग जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है, बारिश का पानी इसमें जमा हो जाता है और फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो सॉइल है वो फॉर्मेट होती है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारा, ये जो सॉइल है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लिविंग सिस्टम जो है हमारा इसी पे डिपेंड करता है। ये डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे सपोर्ट करता है। फैक्टर्स क्या क्या है सॉइल के फॉर्मेशन होने के लिए, पहला रिलीफ है, उसके बाद पेरेंट्स और बैक रॉक, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है और उसका टाइम है। कुछ फोर्सेज हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, जैसे टेम्परेचर, अभी हमने पढ़ लिया, रनिंग वाटर, विंड जो है, और उसके बाद ग्लेशियर्स। ये सारे के सारे फोर्सेज हैं सॉइल की। कौन कौन सी, टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर, ये सारी फोर्सेज हैं। On the basis of the factor responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical property। अब हमने सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो किस किस हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से, उसकी क्या थिकनेस है, उसका क्या टेक्सचर है, उसकी क्या एज है, इस तरीके से हमने डिफाइन करा है। जो सबसे पहली जो सॉइल आती है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो सॉइल आती है उसका नाम है एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल है हमारे यहाँ पे, ये पूरे के पूरे नॉर्थ नदर्न प्लेन जो है उसे कवर करती है, यानी कि इंडस रिवर से, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के जितने भी प्लेन्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं, एलोवियल सॉइल से बने हैं। ये गुजरात से लेकर राजस्थान तक एक्सटेंड है, पर नैरो स्ट्रिप में, बहुत बड़े हिस्से में नहीं है। आपको ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा वैली के पास भी देखने को ये आपको मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें एलोवियल सॉइल में सिल्ट, सैंड और क्ले होता है। देखिएगा ये सैंड, सिल्ट और क्ले जो होता है वो मतलब एक ग्रेवल्स के तरीके से होते हैं। ये इसका टेक्सचर और इसका थिकनेस के हिसाब से हम इसे सैंड बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं और क्ले बोलते हैं। जनरली सैंड में क्या होता है, पानी बहुत जल्दी से सूख जाता है। सिल्ट में मॉडरेट रहता है, समय लगता है उसे उसमें, और क्लेली वाले में तो बहुत ज्यादा वो दलदल टाइप का बन जाता है। सॉइल आर कॉमन इन द पिडमोंट प्लेन सच एज द्वार्स, चौस एंड तराई। और ये जो आपकी सॉइल है वो आपको कहां देखने को मिलेगी, पिडमोंट प्लेन में मिलेगी। अब आप आ जाते हैं हम पिडमोंट प्लेन के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं कि पिडमोंट प्लेन जो है वो क्या है। देखिएगा अभी हमें कुछ थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। क्या समझना है हमें, देखिए अब यहाँ पे आइए, रेड कलर से मैं कर रहा हूं। ये माउंटेन एरिया है, ठीक है। माउंटेन एरिया के पास इस तरीके से ऐसे प्लेन्स आता है, इसी पिडमोंट प्लेन कहते हैं। अब समझ लीजिएगा, यहां से रिवर आती है, ये रिवर है, रिवर के साथ क्या आते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं। सेडिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आकर ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और ये एक ऐसे बनते हैं और ये प्लेन टाइप का एरिया बन जाता है। तो बस इसे ही क्या बोलते हैं हम, पिडमोंट प्लेन बोलते हैं। आशा करता हूं आपको पिडमोंट प्लेन जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर से मैं बता देता हूं, ये माउंटेन एरिया से जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो ऐसे एक प्लेन एरिया मिलेगा। और ये प्लेन एरिया कैसे बनता है, जो आपकी रिवर्स है वो सेडिमेंट इधर लाके इकट्ठा कर देती हैं, तो एक प्लेन टाइप का जोन बन जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, आपका पिडमोंट प्लेन बोला जाता है। उसके बाद द्वार्स, चौस और तराई, ये सारे के सारे रीजन है, ये फर्टाइल रीजन है,
ठीक है। ये आपको ईस्टर्न हिमालय और नदर्न ईस्ट में देखेंगे, यहाँ पे आपको टी की प्लांटेशन देखने को मिलेगी। चौस जो है वो शिवालिक प्लेन्स और पंजाब में दिखेगा, सॉरी। उसके बाद तराई रीजन जो है वो हिमालय और नॉर्थ इंडिया में दिखेगा, यानी यमुना रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच तक भी आसपास ये देखने को मिलेगा। तराई रीजन जो होता है वो दलदल वाला थोड़ा सा एरिया होता है। अब हम आ जाते हैं एज के हिसाब से, हमने जो है दो हिस्सों में बांटा है एल्यूवियल सॉइल को, एक पहला ओल्ड और न्यू। अब देखिएगा क्या होता है, ये रिवर है, ठीक है। रिवर में ये क्या है, वाटर है, ये वाटर है, यहां पे रिवर है, रिवर वाटर। अब इसके साइड में ये लैंड है, ठीक है, यहां पे भी इस तरफ भी लैंड है। अब क्या होता है कि बाढ़ वगैरह आती है, और ये जब आता है इसमें जो भी आपके, एक सेकेंड चलिए, ठीक है। यहां पे क्या होता है, पानी आता है, पानी आने के बाद वो क्या होता है ना कि इस जगह पे इस जगह आ जाता है। देखिएगा ये है आपका रिवर, रिवर के यहाँ पे ये पूरी की पूरी लैंड है, यानी सॉइल है। अभी पानी आता है और याद रखिएगा ये पानी जो है ये इस तरफ तक आ जाता है, यानी ये वाला एरिया जो है वो कवर कर लेता है। अब जो यहाँ पे इसके बीच में ये वाली जो है, ये वाली जो साइड में बना रहा हूं, देखिएगा ये ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला जो एरिया हो गया है, यहाँ पे एक नई सॉइल आ जाएगी। नई सॉइल कहां से आएगी, ये रिवर जो है अपने साथ सेडिमेंट लेके आएगी और वो सेडिमेंट इधर तक जमा कर देगी। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम, न्यू एलुवियल सॉइल बोलेंगे, यानी कि इसे खादर भी बोला जाता है। ये खादर जो होती है वो फर्टाइल लैंड होती है, और इसके इधर का जितना भी रेड जो भी है, इससे इधर का एरिया हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, ओल्ड एलुवियल बोलेंगे। और अच्छे से और मतलब मैं इजी वे में समझाना चाहूंगा आपको कि क्या होता है, देखिएगा ये पहले ही एक लैंड है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे पानी आता है, पानी अपने साथ सेडिमेंट लेकर आता है, और सेडिमेंट जो है वो यहां पे इस तरीके से जमा हो जाते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि एक नई लेयर बन गई है सॉइल की, बस यही जो इसके ऊपर एक लेयर सॉइल की बन गई है, इसे ही क्या बोलेंगे हम, खादर बोलेंगे। और नीचे वाली जो सॉइल है उसे क्या बोलेंगे हम, बांगर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि खादर ओल्ड एलुवियल और बांगर, सॉरी खादर न्यू एलुवियल और बांगर ओल्ड एलुवियल। खादर जो होती है मोर फर्टाइल होती है किसके मुकाबले, बांगर के मुकाबले। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपना सॉइल है ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए ब्लैक सॉइल जो है वो बेसाल्ट लावा के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। इसे रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे कॉटन जो है बहुत अच्छे तरीके से उगता है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। ये आपको महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, गोदावरी और कृष्णा वैली के आसपास देखने को मिलेगी। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम ज्यादा मात्रा में होता है, फॉस्फोरिक कंटेंट कम रहता है। हॉट वेदर में ये क्रैक बन जाती हैं और उसके बाद स्टिकी होती है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये जो क्रैक्स हैं, ये हॉट वेदर में ये क्रैक्स ऐसे पड़ जाते हैं, पर जब बारिश होती है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्रैक्स भर जाते हैं, ये वेट हो जाती है। अब याद रखिएगा इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना वो बहुत हाई है, यानी कि इसमें मॉइस्चर जो है वो अच्छे तरीके से रहता है, इसीलिए ये कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल भी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती है इन लो रेनफॉल एरिया ईस्टर्न एंड डेक्कन प्लेट्यू। देखिएगा इग्नियस रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक्स का जो है छोटे छोटे पार्टों में वो डिवाइड हो जाती है, तो उसमें क्या रहता है, आयरन के कंटेंट रहते हैं, तो ये ना बहुत बड़े हिस्से में इस तरीके से फैल जाते हैं। तो बस यही डिफ्यूजन जब हो जाता है तो इसीलिए हमें ये क्या दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। ये जनरली उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद आपको सदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन है वहां देखने को मिलेगी, पिडमोंट जोन में देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स के तरीके आसपास मिलेगी। उसके बाद आता है रेड। ये रेड कब होता है, जब इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। अब इसे ही हाइड्रेटेड यानी इसमें पानी आ जाता है तो इसे क्या, इसे किस में टर्न हो जाता है, किस कलर में, येलो कलर में हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। उसके बाद आते हैं हम लेटरलाइट सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं कि लेटरलाइट सॉइल कैसे होते हैं। डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिएगा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहां से कहां तक है। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, बीचों बीच से एक लाइन जाती है, उसे हम 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री जाएंगे, नीचे 23.5 डिग्री जाएंगे, यानी नॉर्थ में जाएंगे और साउथ में 23.5 डिग्री जाएंगे। इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल बोलेंगे। और इसके आगे जो जाएंगे तो इसका रीजन क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कहां देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले एरियाज में जाना देखने को मिलेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये ड्राई सीजन क्लाइमेट, वेट एंड ड्राई सीजन में होता है। रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब क्या होता है कि हैवी रेन जब होती है तो लीचिंग हो जाती है इसमें, तो इसकी वजह से लेटरलाइट है। वेरी डीप होती है, बहुत गहराई होता है। एसिडिक लेवल 6 से कम होता है इसमें। प्लांट न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं इसमें वैल्यू। ये आपको महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी। इसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा कम रहता है, यानी मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है।
अगर इसे हम अच्छे तरीके से यूज करें, प्रॉपर इरिगेशन वगैरह के तरीके से यूज करें, इसे को सॉइल को कंजर्व करें, तो इस पे टी और कॉफी उगाते हैं, जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। और अच्छी इरिगेशन करके इसे अच्छा फर्टाइल बना के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में इससे कैश्यू नट उगाया जाता है। बस ये याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरलाइट सॉइल जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की तरफ जो है इसमें को कैश्यू नट उगाया जाता है लेटरलाइट सॉइल पे, याद रखिएगा, प्रॉपर इरिगेशन वगैरह के बाद। उसके बाद आ जाते हैं एरिड सॉइल। ये रेड से ब्राउन कलर की होती है, सैंडी टेक्सचर होता है, सैलाइन इन नेचर, यानी कि इसमें सैलिनिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब देखिएगा इससे सॉल्ट भी बनाते हैं। अब सॉल्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूं। क्या रहता है कि जिसमें भी सैलिनिटी यानी सैलाइन वाटर होगा तो उसमें क्या होगा, नमक ज्यादा होगा। अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तरीके से, ये आपका एक लैंड है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो मिल रहा है इसमें जो अभी हम बात करते हैं किसमें थे हम, एरिड सॉइल में, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट क्या होता है, बना दिया जाता है। याद रखिएगा इसमें क्या रहता है कि सॉल्ट की जो मात्रा है वो पहले ही ज्यादा रहती है, तो जब इसमें पानी देते हैं तो पानी क्या होता है कि इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट क्यों बच जाता है नीचे, क्योंकि सॉल्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है, तो नीचे जो बचता है वो सॉल्ट बचता है। तो कहीं कहीं जगह पे इसे सॉल्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इस सॉइल का, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर जो है वो कम रहता है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इस जगह में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा, जब इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा सूखा रहेगा, बस उसे ही क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल बोलते हैं। इसके नीचे अगर बिलो में जाएंगे तो सॉइल का कैल्शियम जो है सरफेस होता है, ज्यादा रहता है, इसीलिए इसमें पानी जो है इनफिल्टर नहीं हो पाता, यानी फिल्टर नहीं हो पाता है, वो नीचे ज्यादा नहीं जा पाता है। अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें तो ये हम इसे कल्टीवेबल बना सकते हैं, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं फॉरेस्ट सॉइल में। फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो हमें फॉरेस्ट के एरिया में देखने को मिलेगी, जैसे ये जो है ये वाला एरिया जो एक इमेज है ये किसकी है, फॉरेस्ट सॉइल की है। ये हिली और माउंटेन एरियाज में आपको देखने को मिलेगी, लूमी, सिल्ट और वैली साइड मिलेगी, कॉर्से ग्रेन इन अपर स्लोप, ठीक है। उसके बाद आते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल का हटना, उसे सॉइल इरोजन बोलेंगे वहां से, और कंजर्वेशन यानी उसे बचाना। डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर वॉशिंग डाउन। पहला, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन गो साइमल्टेनियसली। अगर याद रखिएगा सॉइल का बनना और उसका इरोजन होना दोनों एक साथ ही होता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड इरोजन डिस्टर्ब ड्यू टू माइनिंग, डिफोरेस्टेशन एक्सेट्रा और विंड। सॉइल इरोजन जो है वो सॉइल प्रोसेस जो है सॉइल इरोजन का जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है माइनिंग की एक्टिविटी से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, विंड और वाटर इसका एक कारण है। गलीज इरोजन की बात, गलीज इरोजन जो है उसकी बात करते हैं कि गली इरोजन क्या है। देखिएगा ये गली इरोजन का एक एग्जांपल है। क्या होता है कि थोड़ी सी क्या होता है, दरार पड़ती है, एक मिनट, गलीज इरोजन के बारे में देखिएगा। एक ये जगह है, यहां से पानी आता है, ये आपका क्या है, दोनों सॉइल है, यहां पे सॉइल है, ये भी सॉइल है। क्या होता है कि पानी यहां से आता है, पानी यहां से आने के बाद बहुत तेजी से जब आता है तो ये वाली जो जगह है इसे भी अपने साथ ले जाता है, जो साइड की बची हुई जगह है। तो क्या होता है कि ये गली की तरीके से चैनल बन जाती है, ये गली हो जाता है। तो बस इसे ही क्या बोलते हैं हम, गली इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, गली इरोजन बोलते हैं। इसे बेडलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि बेडलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं रहता है। चंबल में इसी को क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। याद रखिएगा गली इरोजन को चंबल में क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं शीट इरोजन में, रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल। देखिएगा एक एग्जांपल के तरीके से ब्लैक कलर से मार्कर हो, ये सॉइल है, ठीक है, इतनी मोटी ये मान के चलते हैं हमारी सॉइल है, इसमें से इतनी, अब ये रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं इसे, देखिएगा अब ये छोटी सी जो परत है इसकी ये वॉश हो जाती है, यानी कि विंड की वाटर की वजह से ये उठ के हट जाती है ये, तो इसे क्या बोलेंगे हम, शीट इरोजन बनेंगे। यानी सी बहुत पतली सी लेयर रिमूव जब हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शीट इरोजन बोलेंगे। अब हम इसे कैसे कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, कॉन्टूर प्लगिंग से बचा सकते हैं। ये एग्जांपल है, देखिएगा कॉन्टूर प्लगिंग का, देखिएगा ये रेड से जो मैं कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पे प्लांटेशन कर दी जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, वो। अब उसके बाद आते हैं टेरेस फार्मिंग जो है, ये टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं, एक सेकंड अभी मैं बताता हूं। देखिएगा माउंटेन रीजन के जो एरियाज होते हैं उसे ना कट डाउन कर देते हैं उसके स्टेप्स में। देखिएगा ये सपोज करिएगा कि ये माउंटेन है, माउंटेन का एक एरिया है, इसे ऐसे कट कर देते हैं, इस तरीके से काटते हैं कि यहाँ पे सीढ़ी जैसा बन जाता है, ठीक है। जैसे ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी जिस तरीके से होता है उस तरीके से स्टेप के तरीके से बन जाता है, बस इसे ही क्या बोलते हैं हम, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे टेरेस फार्मिंग का, देखिएगा ये पहाड़ था, इसे इस तरीके से काट दिया, ये देखिएगा ये, तो इसे ही क्या बोलेंगे हम, टेरेस फार्मिंग बोलेंगे। अब आ जाते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग पे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। देखिएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो बहुत इजी वे में हम समझेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है,
अलग अलग प्लांटेशन कर देना। जैसे सपोज करिएगा, एक सेकंड में इसे मिटो देता हूं। देखिएगा, ये हमने ऐसे एक स्ट्रिप लगा दी प्लांट की, उसके बाद हमने यहां पे दूसरी स्ट्रिप लगा दी छोटे छोटे प्लांट्स की, उसके बाद हमने तीसरी स्ट्रिप लगा दी, ऐसे करके इस तरीके से हमने यहां पे खेती कर दी, यानी कुछ ग्रासेस वगैरह लगा दिए। तो इससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं होता है। ये जो इसकी रूट्स हैं वो भी अच्छे से पकड़ के रखती हैं सॉइल को। सेकंड वाले रो की भी रूट्स जो है बहुत अच्छे से पकड़ के रखेंगी सॉइल को। थर्ड वाले की रूट्स भी प्रॉपर अच्छे तरीके से पकड़ के रखेंगी सॉइल को। तो इसीलिए ये क्या होता है, स्ट्रिप, यानी कि एक स्ट्रिप की तरीके से पेड़ों को लगा देना, इस तरीके से एक लाइन में स्ट्रिप की तरीके से। एक इसका एग्जांपल आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये इसका एग्जांपल है, ये रहा, ठीक है, ये वाला देखिएगा यहां पे अलग कर रखा है, ये स्ट्रिप की तरीके से लगा दिया है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट जो है वो लैंड के किसी भी एज पे लगाते हैं। किस पे, एज पे। जैसे कि मान लीजिएगा ये आपका खेत है, ये लैंड है, खेत है। अब इस खेत के इस चारों तरफ, इसकी ये जो चारों तरफ है ना, ये यहां पे प्लांटेशन कर दिया इस चारों तरफ, ये पूरा का पूरा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, शेल्टर बेल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, शेल्टर बेल्ट बोलेंगे। बस क्या बोलेंगे इसे, शेल्टर बेल्ट, और इसे क्या बोलते हैं हम, शेल्टर बेल्ट। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। भाई तो 50 मिनट की बन गई।